हे एवरीवन, स्टूडियोज लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो सेकंड बुक है आपकी ग्रेजुएशन, उसी का चैप्टर नंबर 3 है ग्रोइंग अप पेन्स, यानी किशोर अवस्था के दर्द या किशोर अवस्था की पीड़ाएं। ये जो लेख है वो लिखा गया है आर के मूर्ति के द्वारा। और इस कहानी में क्या है, तो इस कहानी में है कि ये जो कहानी है ग्रोइंग अप पेन्स, ये किशोर की कहानी है जिसका नाम है समीर। और ये कहानी दर्शाती है उस इमोशंस को, उस संघर्ष को जो माता पिता और बच्चे के बीच होता है जब बच्चा है वो जवान होता है। क्योंकि उस वक्त माता पिता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सचेत हो जाते हैं, और जो बच्चा है उसके मन में अलग अलग प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में वो जो दोनों ही हैं, पेरेंट्स और बच्चे, वो कैसे अपना एडजस्टमेंट करते हैं, ये सब इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। Life is hard, I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease playing havoc with my face. अब ये जो लड़का है समीर, ये कह रहा है कि जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कठिन है। ये बात मैं अपने आप को कहता हूँ जब भी मैं दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता हूँ, और जो मेरे मुंह पर मुहासे आए हुए हैं उन्हें जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन से क्या आवाज़ निकलती है कि ज़िंदगी है वो सचमुच बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है। दैट रेडिड स्कम ऑफ डिजीज, और ये जो मुहासे हैं वो एक प्रकार से एक बीमारी है, उसी के अंश है वो रह गए हैं। प्लेइंग हैवॉक विथ माई फेस, लेकिन अब ये मेरे चेहरे के साथ एक विनाशकारी खेल खेल रहे हैं। हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है विनाश करना। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड। अब वो लड़का कहता है कि काश मैं काम कर पाता कि मैं मेरा एक हाथ है वो पूरे चेहरे पे रखता, और जब उसको वापस खोलता तो देखता कि मेरे सारे पिंपल्स हैं वो चेहरे से गायब हो गए। Then I tell myself that acne is a temporary revenge that makes life a little less comfortable for a teenager. फिर वो अपने मन को सांत्वना देता है, और वो क्या सोचता है कि वो अपने आप से कहता है कि चलो छोड़ो, जो मुहासे हैं वो एक प्रकार से एक बदला है, लेकिन वो एक अस्थायी बदला है जो क्या है कि जिसकी वजह से अपनी जो ज़िंदगी है वो अनकम्फर्ट हो जाती है, असुविधाजनक हो जाती है उन सभी टीनेजर्स के लिए जिनके नए नए ये जो एक्ने हैं वो मुंह पर स्टार्ट होते हैं। बट इट इज़ ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट। लेकिन ये बात सच है कि ये पूरी तरह से एक चिन्ह है, एक साइन है, एक इशारा है कि अब जो बच्चा था वो क्या होने वाला है, अब एडल्ट होने वाला है, जवान होने वाला है। लाइफ इज टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर। और मैं वापस बोलता हूँ कि सच में जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा टफ है, कठिन है। ये बोलकर मैं उस दर्पण से अपना मुंह हटा लेता हूँ। वैन इट स्ट्राइक मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटिंग, और जैसे ये विचार मेरे दिमाग में आता है तो ये बिजली की तरह दौड़ता है। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, ऑलमोस्ट टैक्यूस। अब मेरी जो आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा रूखी हो चुकी थी, कर्कश हो चुकी थी। इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, और यदि मैं कहूँ तो ये जो मेरी मीठी और कोमल आवाज़ थी वो अब कहाँ चली गई। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, हैव आई कॉट ए कॉट। फिर वो अपने आप को कहता है कि कहीं मुझे जुकाम तो नहीं हो गई है। सच ग्रिफिन्स गोज हैंड इन हैंड विथ ए कॉल्ड। ग्रफनेस, ग्रफनेस का मतलब होता है आवाज़ का भारीपन। तो सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड। तो वो लड़का कहता है कि ये जो आवाज़ का भारीपन है और ये जुकाम है, ये दोनों चीज़ें ही साथ साथ चलती है, क्योंकि जब जुकाम होती है तो आवाज़ क्या हो जाती है, अपनी भारी हो जाती है। तो वो लड़का सोचता है कि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी और कर्कश कैसे हो गई, कहीं मुझे कोई जुकाम तो नहीं हो गया। बट द कॉमन कॉल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर एट लीस्ट एट दिस मोमेंट। लेकिन फिर वो लड़का ये भी सोचता है कि जुकाम से तो इस वक्त मेरा कोई लेना देना है नहीं, और कम से कम इस समय तो मुझे बिल्कुल भी जुकाम नहीं है। इज देयर एन अनकॉमन कॉल्ड, आई लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स। तो क्या होता है कि क्या कोई ये असामान्य जुकाम तो मुझे नहीं हो गया है। इस तरह का हल्का मजाक मैं अपने साथ करता हूँ और मेरे उत्साह को अपने आप ही बढ़ा लेता हूँ। ए कॉमन कॉल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। और वो जो सामान्य जुकाम होती है वो सबके लिए एक समान होती है। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड इट बिकम एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। लेकिन मैं तो बार बार ही मुझे तो जुकाम हो जाती है। तो ये जो बात है वो मेरे मम्मी और पापा, मतलब अप्पा है वो अपने पिताजी के लिए बोला है उन्होंने, अम्मा है वो अपनी मदर के लिए। तो मेरे पेरेंट्स के लिए ये जो बात है वो बिल्कुल असामान्य थी कि मुझे हर बार बार में जुकाम हो जाती थी। दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ ए डेंजरस कोल्ड वन दैट कुड किल। और उन्हें हमेशा ये लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ और कोई बहुत खतरनाक वाली जुकाम हो जाती है, और वो एक दिन मुझे मार भी सकती है। दे फोर्स मी इनटू बेड। तो वो क्या करते हैं, जैसे मुझे जुकाम होती है तो वो मुझे सीधा बेड पे सुला देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल सोर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम। और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, और वो डॉक्टर वो पता नहीं किस किस प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो दवाई हैं वो मेरे
शरीर में डालता रहता है। When I tease them for being और प्रोटेक्टिव दे can't। और जब भी मैं उन्हें वापस छेड़ता हूँ या उन्हें उन पर गुस्सा करता हूँ और कहता हूँ कि आप थोड़े ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं मेरे लिए, तो वो इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं, वो इस बात के लिए नाराज़ हो जाते हैं और वो मुझे वापस कहते हैं, हाउ कुड यू नो, कि तुम ये सब कैसे जानते हो, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें हमारे डर का नहीं पता कि अगर तुम्हारे कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा। आवर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, तुम सिर्फ हमारे एक इकलौते बच्चे हो और हमारे आँख के तारे हो। ये देखिए स्टूडेंट, एप्पल ऑफ आवर आइज़ का मतलब होता है आँख का तारा होना, ये एक कहावत है। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, और इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि वो सारे मेरे जो डर हैं वो सब जानते हैं। आई टू हैव माई फियर, वो लड़का कहता है मेरे भी तो कई संशय हैं, मेरे पास भी कई डर है। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, और वो जो आशंकाएं हैं, वो जो डर है वो अभी तक नहीं थी। वो कहता है कि जब तक मैं बच्चा था तब तक मुझे किसी प्रकार का डर नहीं था, किसी प्रकार के डाउट्स नहीं थे, लेकिन अब मैं जैसे जैसे जवान हो रहा हूँ तो कुछ शंकाएं और कुछ डर है वो मुझे भी होने स्टार्ट हो गए। बट सडनली आउट ऑफ नाउ वेयर इट हैज़ अपीयर्ड, अब लड़का कहता है कि पता नहीं अचानक से कुछ दिनों से इस तरह के जो डर है और जो आशंकाएं हैं वो मुझे भी घेर के रखती है। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थॉट एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम टू, अब मैं जितने जागता रहता हूँ तब तो सारे दिन ही ये शंकाएं वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, और यहाँ तक कि जब मैं सोता हूँ तो सपने में भी ये जो डर है या जो शंकाएं हैं वो अब आने लगी है। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, आई टेल माई सेल्फ, तो वो अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि केवल कायर व्यक्ति होते हैं वो ही डरते हैं। ओनली कॉवर्ड्स फियर, आई एम नो कॉवर्ड, और वो कहता है कि सिर्फ कायर लोग ही डरते हैं और मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेविटी डजंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये इस तरह की ये जो वीरता है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती और मैं वापस वैसा ही हो जाता हूँ। द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रॉन्गर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर, अब क्या होता है कि मैं इस विषय पर जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतना ही अधिक डर है वो मुझे पकड़ लेता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, और मैं जैसे पहला था वैसा मैं अब नहीं रहा। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मुझे तो अब ये लगता है कि शायद मैं खुद के लिए भी अजनबी हो गया हूँ। तो ये जो सारे लक्षण जो ये बच्चा बता रहा है, ये लक्षण है किशोर अवस्था के, एडल्सेंस के, और इसमें क्या होता है कि उनकी जो हार्मोन्स में जो चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से उन युवाओं को पता नहीं रहता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो इस तरह के डर से अपने आप पर काबू नहीं पाते और इस तरह की जो शंकाएं और डर है वो हमेशा उनके दिमाग में बना रहता है। Till the other day I used to feel happy when Amma walked in, announced, surveyed the room, gently cheated me. कल तक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी माँ है वो बिना कुछ बोले या बिना खटखटाए मेरे कमरे के अंदर आ जाती थी और पूरे के पूरे मेरे रूम की तरफ वो देखती थी, जेंटली चिटेड मी, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे फटकार लगाती थी, डांटती थी और कहती थी इस दिस ए रूम और ए पिग स्टे, और वो मुझे डांट लगाकर क्या कहती थी कि यह कोई कमरा है या कोई सुअरों का बाड़ा है। एंड क्विकली गो डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और ये कहने के बाद वो जल्दी जल्दी कमरे की सफाई में लग जाती। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, और वो पूरे कमरे की सफाई है वो बड़े ही समर्पण के साथ करती थी। द बुक वुड गो बैक इन टू द बुक केस और साइड रैक, जितनी भी किताबें इधर उधर फेंके रहती थी मेरी, वो सारी की सारी वापस अलमारी में और रैक पे चली जाती थी। द कैप्स एंड पेन, पेन इधर था कैप्स उधर थी, उन सबको वो एक साथ में जोड़ के रखती है। वुड गेट रीयूनाइटेड, उन सबको वो वापस जोड़ती है। Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin, और कुछ जो चाक के टुकड़े जिनकी वजह से ये पूरा फर्श खराब हो रखा था वो उन्हें उठाती है और डस्टबिन में डाल के आती है। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड अगेन ए फ्रेश लुक, और उसके बाद वो जो टेबल थी उसकी सारी डस्ट है धूल है वो साफ़ करती है और इस तरह से मेरा जो कमरा है वो वापस चमक जाता है और एक अच्छी लुक उसे मिल जाती है। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, लेकिन वो लड़का सोचता है कि अब मुझे क्यों नफरत होती है जब वो ऐसा करती है या मेरे कमरे में बिना पूछे आ जाती है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, तो इसलिए क्या है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता है जब वो बिना कुछ कहे और मेरे कमरे में आ जाती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक नोट है वो मेरे डोर के ऊपर लगा दिया, और वो एक चेतावनी भरा नोट था जिस पे क्या लिखा था, नोक बिफोर यू एंटर, कि जब भी आप कमरे में आओ उससे पहले नोक किया करो। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, और उसके नीचे वो जो निर्देश मैंने लिखा था कि भाई नॉक बिफोर योर एंटर, उसके नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी मैंने, और उसमें लिखा था माई रूम लव इट और हेट इट, और उसमें क्या लिखा था कि ये मेरा कमरा है, मैं चाहे इसे प्यार करूँ या इसे नफरत करूँ। Amma sees the notice but behaves as if it is a Greek or Latin. She continued to step into my room, unmindful of my privacy.
अब अम्मा है ना, जब भी उस नोटिस को देखती थी ना, तो ऐसे वो बिहेव करती थी जैसे कि ये नोटिस है वो मैंने ग्रीक या किसी लैटिन लैंग्वेज में रखा है और उसका इस बात का कोई असर नहीं होता था। वो तो वैसे कि वैसे मेरे कमरे में बिना नॉक किए ही आती थी और मेरी जो प्राइवेसी है, मेरी जो व्यक्तिगत जीवन है उस कमरे के अंदर था, उससे उसे कोई मतलब नहीं था और वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी? अब मैं उसे कैसे समझाऊँ मेरी मदर को कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी प्राइवेसी चाहिए, मुझे भी व्यक्तिगत समय चाहिए। If only she senses the goose measure thin curtain that has come up between me and my parents. अब देखिए इन दो लाइनों में, और ये जो बच्चा है जो अब जवान हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके अंदर उसके जो विचार है उसमें कितना अंतर्द्वंद चलता है, तो इसी के बारे में इन दो लाइन्स में बताया गया है। देखिए, हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वन पेरेंट्स, कि वो ये सोचता है कि ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने मम्मी पापा से संबंध तोड़ना चाहता है। नो, आई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। द वेरी थॉट मेक मी क्राई, मैं तो अगर ऐसे सोच भी लूँ तो भी मुझे रोना आ जाए। येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम दैम, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब मेरे पेरेंट्स से दूर जा रहा हूँ। और एम आई मिसिंग, आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी। और मैं क्या कल्पना कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं जब मुझसे मिलते हैं तो वह बहुत सावधान और चौकन्ने हो जाते हैं आजकल। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लेम विद जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस। वास्तव में जब मैं उनकी उपस्थिति में आता हूँ तो उनकी जो आंखें हैं वो चमक जाती हैं, मतलब जैसे वो मुझे देखते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो खुशी से चमक जाती है। बट इज़ इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी? किंतु क्या वो जब मुझे देखते हैं तो वो उनका वो जो देखने का नज़रिया है वो वैसा ही है जो पहले पहले था? तो बोलता है कि नहीं, मुझे अब ऐसे लगता है कि वो थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस हो गया है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि पहले की भांति है, वो स्वाभाविक नहीं है। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्म बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस? और या जैसे कि पहले हुआ करता था कि मेरे और उनके बीच में जो स्वाभाविक ढंग से जो बात होती थी वो अब नहीं होती, क्योंकि अब हमारे बीच में एक ऐसे लगता है मुझे कि एक पर्दा आ गया है। Maybe because of the curtain, he sees me as someone different, a rather misty figure, imprecise, vague, elusive, developing a form that is difficult for him to gauge. Maybe he too is scared of this new figure. अभी राइटर आगे कहता है कि हो सकता है उसी पर्दे की वजह से ए रैदर मिस्टी फिगर, कि मैं भी उन्हें अब थोड़ा डिफरेंट नज़र आता हूँ। हो सकता है कि मैं उन्हें एक धुंधली आकृति की तरह दिखता हूँ जो बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। एम्प्रेसाइज का मतलब होता है संदिग्ध है, वेग्यू अस्पष्ट है, और एल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब होता है भ्रामक है। डेवलपिंग ए फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू कॉज, हो सकता है कि मेरी भी एक ऐसी आकृति उनके सामने आ चुकी है जिनको देख के वो भी भयभीत है, या उन्हें भी किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना उनके लिए मुश्किल है। मे बी ही टू इज स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है कि वो भी मुझ में जो ये बदलाव हो रहे हैं या मेरे में जो ये नई आकृति आ रही है उसे देखकर वो भी काफ़ी डर गए हैं। इज दैट वाई एट टाइम ही मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवरली अफेक्शनेट, और शायद हो सकता है कि यही कारण है कि कभी कभी वो मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह देने का प्रयास करते हैं। आई डोंट नो, मैं ये सब नहीं जानता। मे बी ही ट्राई टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विद कॉशन, हो सकता है कि वो अपने अंदर उनके जो भय आया हुआ है उसे वो समाप्त करने चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि मेरे साथ जो जैसा भी वो व्यवहार करते हैं उसमें वो सावधानी रखने की कोशिश करते हैं। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, वो मेरे साथ एक बच्चे की भांति व्यवहार करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक करली हेयर, होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पेट्स मी। अब वो राइटर ये बता रहा है अपने पिताजी के बारे में कि मेरे पिताजी हैं वो आज भी ऐसे ही करते हैं जैसे कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि मेरे जैसे मोटे मोटे और घुंघराले जो बाल हैं उनमें वो सारे दिन उंगलियाँ फेरते रहते हैं, या फिर मेरे सिर को पकड़ के और अपने सीने के पास ले जाते हैं और मुझे थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, अब मैं ये तो नहीं कहता कि वो ऐसा करते हैं तो मुझे नफरत होती है उनसे, बट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एज़ आई यूज़ टू। लेकिन ये बात भी सच है कि अब मैं इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ, मतलब इतनी चीज़ें अब मुझे ये सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि पहले लगती थी। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लवलिंग बाय अप्पा, और वो बच्चा फिर याद करता है कि एक समय ऐसा था जब मैं मतलब मेरे पिताजी के प्यार के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता था। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी, लेकिन अब वो जो मेरे साथ करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज़ इट नॉट टाइम आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप।
अब वो क्या करता है कि वो अपने आप से कहता है कि अब मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे कि यह वो सब नहीं है जो कि अप्पा को मेरे साथ करना चाहिए। यह वह समय नहीं है, मैं अपने मन में कहता हूँ, जबकि उन्हें मेरे साथ बड़ों की भांति व्यवहार करना चाहिए। मतलब वो कहता है कि अब ये जो बालों को सहलाना या मेरे सर को अपने सीने के पास लेके आना, मुझे गले लगाना, ये जो छोटी-छोटी बातें जो बच्चों के साथ करते हैं, मेरे पिताजी को अब ये सब नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए कि मेरे पिताजी को मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम बड़ों बच्चों के साथ करते हैं। अब आगे देखिए, आई फेल एंड स्लिप एंड स्क्रैम विथ पेन बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन। अब क्या होता है कि वो अपनी एक घटना बताता है कि एक बार मैं गिर जाता हूँ और फिसल जाता हूँ और मैं दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ क्योंकि मेरा जो पैर था उसमें मोच आ गई थी। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस। अब अम्मा तो बहुत दयालु है, नॉट अप्पा। और अप्पा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इतने दयालु नहीं है जितनी कि मेरी माँ है। ही ग्रोल्स, तो वो थोड़े से नाराज़ होकर मुझसे बोलते हैं, यू आर 14 समीर, इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विथ स्टॉकिंग करेज। तो वो कहते हैं कि समीर अब तुम 14 साल के हो गए हो और तुम इस तरह चिल्लाओ मत, इस तरह रो मत। अब तुम्हें ये जो छोटे मोटे ये जो दर्द होते हैं, इन्हें सहने का तुम्हें साहस होना चाहिए। यू आर नॉट लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड, मैं उन शब्दों को अभी तक नहीं भूला। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। अगली शाम को क्या होता है कि अप्पा जब वापस दफ्तर से लौटते हैं, आई वॉक अप टू अम्मा, तो मैं अम्मा के पास चला जाता हूँ। शी वेलकम मी विथ ए बिग स्माइल, तो जैसे वो अम्मा मुझे देखती है तो एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान मेरी तरफ देती है। बट द स्माइल टर्न इन टू ए फ्रॉन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट ए विशाल हाउस। लेकिन ये जो उनकी वो जो मुस्कान थी वो नाराज़गी में बदल जाती है जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या मैं मेरा फ्रेंड है विशाल, उसके घर पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9। तो अम्मा कहती है कि चले तो जाओ लेकिन 9 बजे से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा। अम्मा अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे आउट स्टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क। तो मैं वापस अम्मा को पूछता हूँ कि अम्मा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं तब तक वहाँ पर नहीं ठहर सकता जब तक कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ से नहीं जाते हैं। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओवन समीर, रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज, यू आर एट एंड बिटवीन एज अ टीनेजर। तो मेरी माँ को गुस्सा आ जाता है और मेरी माँ है वो गुस्से में मुझे बोलती है कि समीर तुम ये चाहते हो कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम अपनी इच्छा से काम करो, तुम तो यही चाहते हो, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि तुम अभी भी बच्चे हो। और लेकिन अब आजकल शायद तुम इस तरह नहीं सोचते हो, तुम अभी भी उसी एज में हो। किस एज में? टीनेजर में, तुम एक किशोर हो। अब यहाँ पर टीनेजर एज का मतलब है कि एक ऐसी एज जहाँ बच्चे और वयस्क, मतलब जो चाइल्ड होता है और जो मैच्योर बॉय है, उसके बीच का जो लेवल है वो है टीनेजर। तो कहते हैं कि अभी तुम टीनेजर हो, अभी तुम एडल्ट नहीं हुई हो। अम्मा दैट रेज माई हैकल्स, आई स्टैम्प माई फीट शाउट एट हर। तो इससे मैं बहुत नाराज़ हो जाता हूँ और मैं अपने पैरों को ज़मीन पे पटकता हूँ और उन पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओवन, आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड। और मैं उन पर इस तरह चिल्लाता हूँ कि अम्मा मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, काफ़ी इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से सारे निर्णय ले सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। मैं अपने साथ बच्चों जैसा व्यवहार अब और नहीं सहने दूंगा, मतलब मेरे साथ है वो बच्चों की तरह ट्रीट अब मत करो। शी गिव्स मी ए स्टैंड लुक एंड एसल्स फिल्मली। तो मेरी माँ ने मेरी तरफ बड़ी ही कठोरता से देखा, बड़ी रूखी तरीके से देखा और बड़ी दृढ़ता के साथ वो वापस मुझे कहती है, माई डिसीजन इज़ फाइनल, कि मेरा जो निर्णय है वो अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, नॉट टूडे, नॉट एवर। वो कहती है कि आज तो तुम्हें पार्टी में भी नहीं जाना, ना आज जाना है ना कभी भी नहीं जाना। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड गॉड, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम एक जंगली घोड़े के बच्चे के समान रह जाओ या बनकर रह जाओ। शी हैज़ हर वे, आई मिस द पार्टी। और उस घर में मेरी मदर की ही मर्जी चलती है, तो इससे क्या होता है कि मैं पार्टी में नहीं जा पाता। बट इट इज़ नॉट एंडर हर, लेकिन इसके बाद भी वो मेरे लिए है, मतलब मैं उसके लिए कोई अप्रिय नहीं हुआ था। आई सल्क, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे। मैं ही रूठ जाता हूँ, मैं ही उनसे पूरे दिन बात नहीं करता। सी कॉक्सिस मी, वो तो फिर से मुझसे वैसे ही लाड़ प्यार करने लगती है। प्लेकेट्स मी टिल आई कम टू हर मॉली कॉटलिंग। और वो जब तक मुझसे ऐसे ही प्यार करती है जब तक कि मैं उनकी प्यारी प्यारी बातों में नहीं आ जाता और उनके सामने समर्पण नहीं कर देता। मतलब कि मैं जैसे नाराज़ था, लेकिन वो जैसे जैसे वो मुझसे प्यार करती हैं तो मैं वापस उनसे बोलने लग जाता हूँ। देन आई हग हर एंड क्राई, और उसके बाद मैं उनके गले लग जाता हूँ और रोने लगता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क, और उसके बाद वो क्या करती है कि वो मेरी जो कमर थी या मेरी जो पीठ थी उसको थपथपाती है और कहती है, एट 14 ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस।
मुझे ये समझाती है कि 14 साल के बच्चे को ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए, ये सारी बातें उन्हें आनी चाहिए। दैट इज़ द ट्रबल। अब फिर से मतलब ये मेरे लिए कठिनाई की बात थी। एज आई ए चाइल्ड और हैव आई ग्रोन अप। तो वो अपने आप से कहता है कि भाई कभी तो ये लोग मुझे बच्चा कहते हैं और कभी कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम, कि भाई मेरे माता पिता है वो स्पष्ट रूप से कब समझेंगे कि मैं आखिर हूँ क्या। इधर आई एम ए चाइल्ड और एम आई ग्रोन अप, कि क्या मैं उनके लिए बच्चा हूँ या मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। अब एक समय में तो मैं दोनों तो रह नहीं सकता। मतलब भाई आप बच्चा मानते हो तो बच्चे की तरह ट्रीट करो, अगर बड़ा हो गए हम तो बड़े की तरह ट्रीट करो। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, आई डू नॉट नो। हो सकता है कि भाई अभी जो मेरे जो एज चल रही है वो मिक्सअप हो सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम। दैट इज़ वॉट मेक माई फियर सो स्केरी। यह बात वह है जिससे मेरा जो डर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड। मैं जानता हूँ कि मेरा ये जो डर है वो समाप्त हो जाएगा यदि मेरे माता पिता हैं वो मुझे बच्चा समझना छोड़ दे। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट। मुझे पता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, क्योंकि उनके भी पास भी अपने डर हैं। दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ। और यही कारण है कि अम्मा हर समय मुझे कहती है कि मैं हर समय स्वयं की बात को दृढ़ता से कहने का प्रयास करता हूँ। एट योर एज यू नीड टू बी कैप्ट ऑन द लेस। और वो मुझे हमेशा क्या कहती है कि तुम्हारी उम्र में तुम्हें नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। इट इज़ फॉर योर गुड समीर, ये तुम्हारे लिए अच्छा है समीर। वी शैल टेक द लेशेस ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। और वो कहती हैं कि हम तुम्हें अपने नियंत्रण से उस वक्त बिल्कुल मुक्त कर देंगे जब तुम ये जानने योग्य हो जाओगे कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मतलब तुम्हें जब ऐसे समझ में, तुम्हारी जो समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि क्या सही है इस दुनिया में और क्या गलत है, उस वक्त हम तुम्हें रोकना टोकना बंद कर देंगे। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे। और वो कहती है कि जो स्वतंत्रता नामक जो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए वो एक दिन की बात नहीं है। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर ए मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन। हम उस वक्त तुम्हें अपने आप स्वतंत्र कर देंगे जब मुझे ये फील होगा हम लोगों को कि अब तुम बड़े हो गए हो और किसी भी प्रकार की स्थिति हो उससे तुम अकेले भी निपट सकते हो, उस वक्त हम तुम्हें फ्री कर देंगे। वैन विल दैट बी आई आस्क। तो मैं उनसे वापस पूछता हूँ कि वो समय कब आएगा। अप्पा वॉक्स इन। इतने में क्या होता है कि पिताजी है वो अंदर आ जाते हैं। अम्मा वार्म अप टू हिज प्रेजेंस विथ ए जेंटल नॉट देन टेल्स मी। अम्मा है देन टेल्स मी, और उनके बाद कहती है समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट सीक्वेंस। और फिर वो मुझे वापस समझाने की कोशिश करती है कि वो कहती है कि समीर हर काम में समय लगता है। जैसे एक फूल होता है तो उसमें फल लगने में समय लगता है, और उसी तरह से तुम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचते हो तो उसमें पूरा एक वर्ष का समय लगता है। और ऐसे कहकर वो मुस्कुराती है। अप्पा कैसेस माई आर्म्स एंड सेज। तो अप्पा है वो बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ते हैं और फिर मुझे समझाते हैं आई नो यू हैव योर अफेयर्स। वो कहते हैं कि मुझे पता है इस वक्त तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारी जो एज है उसमें काफ़ी डर होते हैं। वी हैव आवर्स। और हमारे अपने डर हैं भाई, हम भी डरते हैं तुम्हारी इस एज को लेके। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर। क्यों ना हम सब साथ मिलकर इस जो डर है इससे लड़े। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न। तुम्हें जो हमारी चिंताएं हैं, मतलब हम तुम्हें लेकर जो चिंताएं करते हैं उन्हें तुम्हें समझना होगा। देर आर सो मैनी टेम्पटेशन टू विच ए यूथ इज ड्रॉन। वो कहते हैं कि इस दुनिया में पता नहीं कितने ऐसे प्रलोभन हैं जिसकी तरफ एक जो टीनेजर है, मतलब जिस एज में तुम हो, इस तरह के युवक हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम। मैं तो उनकी सूची बनाकर तुम्हारे सामने नहीं रखना चाहता। यू नो दैम नाउ, कम टू अस। लेकिन तुमको उन सब प्रलोभनों को तुम अच्छे से जानते हो, हमारे पास आओ। वो कहता है कि हम हमारे पास आओ, टॉक टू अस ओपनली। जो भी तुम्हारे मन में बात है उससे हम हमारे साथ खुल के शेयर करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड। हम अब एक मित्र की तरह तुम्हारी बात सुनेंगे। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स। और तुम्हें सिर्फ वो ही एडवाइस देंगे जो सच्चे मित्र तुम्हें दे सकते हैं। मतलब अब हम आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं, और जितनी भी बात तुम हमें कहोगे तो उसकी जो एडवाइस देंगे तो वो वैसी होगी जैसे कि तुम्हें कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त एडवाइस देता है। वी इन टर्न प्रॉमिस टू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यूज पॉइंट।
और बदले में हम तुम्हें ये वचन ज़रूर देते हैं कि तुम्हारा जो भी दृष्टिकोण होगा या तुम्हारी जो भी इच्छाएं या तुम्हारा जो भी विचार होगा उसकी हम प्रशंसा करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड? क्या आज से तुम हम दोनों को अपना सच्चा फ्रेंड बनाओगे? आई प्रेस हर फार्म एंड ग्रीन हैप्पीली। उसके बाद मैं मेरी अम्मा की जो हथेली है उसे दबाता हूँ और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, वी आर थ्री फ्रेंड बाउंड बाय लव, वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट द अदर। और वो फिर कहता है कि आज से हम तीनों क्या हैं, मित्र हैं जो कि प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। अब हम कभी तीनों ही कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। दैट्स इट, ये बात हुई ना। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, आज हम दोनों ही हर प्रकार के डर से मुक्त हो गए। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, और अप्पा है वापस मेरे जो घुंघराले बाल हैं उनमें हाथ घुमाते हैं। और इस तरह से ये जो आर के मूर्ति का जो लेख है या जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा स्टूडेंट? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।